अक्सर जब हम किसी बड़े मेडिकल ब्रेक थ्रू की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी का ख्याल आता है। हम रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग या फिर बिलियन डॉलर की बड़ी फार्मास्यूटिकल लैब्स के बारे में सोचते हैं। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस का सॉल्यूशन बहुत ही साइंस फिक्शन जैसा दिखे। ये एक नेचुरल अजम्पशन है। हम कंडीशन है ये सोचने के लिए कि बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही हाई इंजीनियर्ड और इनएसेसिबल सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हम ग्लोबल पब्लिक हेल्थ की दुनिया में कदम रखते हैं, ख़ास तौर पर सीवियर डिहाइड्रेशन और डायरियल डिजीज़ का ट्रीटमेंट, तो वो हाईटेक एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम एक ऐसी ट्रीटमेंट लैंडस्केप को देख रहे हैं जिसे एक बहुत ही सिंपल चीज़ ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये मेडिसिन में एलिगेंस की सबसे बड़ी डेफिनेशन है और वो है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। बाय द वे, आज के इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे क्योंकि ओआरटी के पीछे जो नंबर्स हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। सोर्सेस बताते हैं कि कॉलरा एक्यूट डायरिया के 90 से 95% केसेस सिर्फ ओरल फ्लूइड से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसी को ज़्यादा पानी पीने के लिए कहने जैसा नहीं है। अगर ये सिर्फ सादा पानी होता तो काम ही नहीं करता। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिकली कैलिब्रेटेड फॉर्मूला है। ये इसेंशियली हमारी इंटेस्टाइन्स को ट्रिक करता है फ्लूइड एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि हमारी बॉडी फ्लूइड रिजेक्ट कर रही होती है। वही ट्रिक सबसे बड़ा की पॉइंट है, क्योंकि सीवियर डिहाइड्रेशन के वक्त हमारा गट पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, कॉलरा टॉक्सिन को ले लेते हैं। ये इंटेस्टाइन के सेल को हाईजैक करता है, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है और इंटेस्टाइन सेल्स को मजबूर करता है कि वो मैसिव अमाउंट में क्लोराइड और पानी बॉडी के बाहर निकाल दे। तो अगर आप सिर्फ सादा पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से सीधा ही बाहर निकल जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। जनरली डायरिया के टाइम लोग सोचते हैं कि शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस, स्पोर्ट्स ड्रिंक ये ले लें ताकि बॉडी को थोड़ी कैलोरीज और फ्लूइड मिल जाए। ऐसा करके लोग बिल्कुल अपनी बायोलॉजी के खिलाफ ही काम कर रहे होते हैं। ओरल फ्लूइड थेरेपी का कोर कॉन्सेप्ट एक बहुत ही स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल लूप पर बेस्ड है। जब कॉलरा जैसी बीमारियां नॉर्मल सोडियम और वाटर एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं, तब इंटेस्टाइन वॉल में एक अलग दरवाज़ा खुल जाता है। इसे को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। टॉक्सिन्स इस दरवाजे को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन इसे खोलने के लिए दो चाबियों की ज़रूरत होती है। एक है सोडियम और दूसरा है ग्लूकोज। शुगर वहाँ सिक पेशेंट को एनर्जी देने के लिए नहीं है, वो लिटरली एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो नमक और पानी को गट की लाइनिंग के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। एक बार जब सोडियम और ग्लूकोज इंटेस्टाइन वॉल्स के अंदर आ जाते हैं या इंटेस्टाइन वॉल से गुजर जाते हैं, तो पानी ऑस्मोसिस के ज़रिए नेचुरल तरीके से पीछे चला जाता है। ये सेलुलर हाईजैक को पूरी तरह बाईपास कर देता है ना ये ब्रिलियंट आइडिया। WHO का ओरिजिनल फार्मूला इसी पर बेस्ड है। उन्होंने सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया था जो बहुत ही अच्छा काम करता था, लेकिन हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम थी, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए फॉर्मूला का बड़ा एवोल्यूशन था सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह ट्राई सोडियम सिट्रेट यूज़ करना। ट्राई सोडियम सिट्रेट ने प्रोडक्ट को स्टेबल तो बनाया ही, साथ ही इससे स्टूल आउटपुट भी काफ़ी कम हो गया, खास करके कॉलरा जैसी बीमारियों में। ऐसा लगता है कि सिट्रेट का डायरेक्ट इफेक्ट इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को और बढ़ाने में है, लेकिन इस थेरेपी के एवोल्यूशन का असली गेम चेंजर है रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी। यस, रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी फॉर्मूला। तो सोचिए, आपका गट एक स्पॉन्ज की तरह है और शुगर और नमक के मॉलिक्यूल्स मिट्टी या सैंड के दाने जैसे हैं। ऑस्मोलैरिटी इसेंशियली ये मेजर करता है कि जो फ्लूइड आप पी रहे हैं उसमें कितनी मिट्टी भरी है। अगर फ्लूइड हाइपरटोनिक है, यानी कि आपने अपने गट में मिट्टी की एक भारी मात्रा ले ली है,
उस मिट्टी को डिसॉल्व करने के लिए गट हमारा और ज़्यादा पानी भेजेगा। इसे ऑस्मोटिक पुल बोलते हैं। लिटरली आपने अपने इंटेस्टाइन में पानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो सुनने में बहुत ही बुरा लग रहा है। इसीलिए स्पोर्ट्स ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक पीने से, जूसेस पीने से, डायरिया के दौरान जिनमें बहुत सिंपल शुगर्स भरे होते हैं, बिल्कुल ही गलत मूव है, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है जो फर्दर ऑस्मोटिक डायरिया कर सकते हैं और जिससे डिहाइड्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन में हम रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। WHO ने रियलाइज़ किया कि मिट्टी यानी कि शुगर और नमक की मात्रा कम होने से स्पॉन्ज, जो कि हम गट को मान रहे थे, पानी और एब्जॉर्ब कर सकता है। ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम करके उन्होंने सॉल्यूशन की टोटल ऑस्मोलैरिटी को 245 मिली ऑस्मोल तक कर दिया। स्पेसिफिकली उन्होंने सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज दोनों को ही 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक रखा। ऑस्मोलैरिटी में चेंज लाने से बच्चों में इमरजेंसी IV थेरेपी की ज़रूरत 33% तक कम हो गई और स्टूल आउटपुट 20% तक कम हुआ। वॉमिटिंग 30% तक कम हुई और 2004 से ये फॉर्मूला ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। ये एक परफेक्ट बैलेंस है। ये उतना ही ग्लूकोज देता है जितना उन को ट्रांसपोर्टर्स के डोर को खुलने के लिए चाहिए, पर इतना ज़्यादा नहीं कि ऑस्मोटिक पुल हो जाए और जो हमारा फ्लूइड है वो गलत डायरेक्शन में चला जाए। लेकिन परफेक्ट फ्लूइड होने के बाद भी फ़ायदा नहीं है अगर आप ये नहीं पता कि पेशेंट कितना सीवियर है। असेसमेंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है। तो बात करते हैं, जब बॉडी फ्लूइड इतनी तेज़ी से लूज़ करती है तो क्या होता है, और मेडिकल प्रोफेशनल्स माइल्ड और सीवियर डिहाइड्रेशन के बीच में कैसे फ़र्क करते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल फिजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। माइल्ड डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी वेट का 4 से 5% फ्लूइड लॉस। पेशेंट थर्स्टी होगा, अलर्ट होगा और शायद थोड़ा सा रेस्टलेस भी दिखेगा। उनकी पल्स और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहते हैं। ये काफ़ी डिसेप्टिव है क्योंकि वो ठीक ठाक लगते हैं जबकि उनमें डिहाइड्रेशन है। इसे पता करने के लिए हम करते हैं स्किन पिंच टेस्ट। स्किन पिंच टेस्ट डिहाइड्रेशन चेक करने का सबसे फास्ट तरीका है। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है या नहीं। अपने हाथ के पीछे वाली स्किन या एब्डोमेन या फोर आर्म की स्किन को चुनें एंड देन अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से स्किन को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचें और 1 से 2 सेकंड तक पकड़ कर रखें। स्किन को छोड़ने के बाद देखें कि वो कितनी जल्दी अपनी जगह वापस चली जाती है। अगर स्किन तुरंत अपनी जगह चली जाती है 1 सेकंड के अंदर तो आप हाइड्रेटेड हैं। अगर स्किन धीरे धीरे वापस जाती है, टेंट फॉर्म करती है, तो ये डिहाइड्रेशन का साइन है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में ये स्किन पिंच टेस्ट 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेता है। अगर बच्चों में स्किन पिंच टेस्ट चेक कर रहे हैं तो पहले हम मदर को बोलेंगे चाइल्ड को एग्जामिनेशन टेबल पे लिटाने के लिए। ही शुड बी फ्लैट ऑन हिज बैक विथ हिज आर्म्स ऑन साइड and his legs straight. Ya will ask the mother to hold the child. So he is lying flat on her lap. Locate the area on child's abdomen halfway between umbilicus and the side of abdomen. Do not use your fingertips because it can cause pain. Fold of the skin should be in a line up and down of child's body. Pick all the layers of the skin, the tissue underneath them. Hold the pinch for 1 second and then look whether the pinch goes very slowly, that is more than 2 seconds, or slowly, less than 2 seconds but not immediately. सीवियर डिहाइड्रेशन में 10% या उससे ज़्यादा बॉडी वेट लॉस होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम लिटरली कोलैप्स हो जाता है। पेशेंट ड्राउजी, लिम्प, थोड़ा कोल्ड और कोमेटोज सा भी दिखता है। अगर आप
रिस्ट पर रेडियल पल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही कमज़ोर महसूस होगी या शायद मिले ही ना, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बहुत ही गिर चुका होता है। ब्लड प्रेशर का क्या? ब्लड प्रेशर 80 mm से नीचे गिर जाता है या अनरिकॉर्डेबल हो जाता है। स्किन पिंच टेस्ट, यस, ये इंटरस्टिशियल हाइड्रेशन को मेजर करता है। सोचिए, आपकी बॉडी का फ्लूइड अलग अलग कंपार्टमेंट्स में है, एक ब्लड वेसल्स में, एक सेल्स के अंदर और एक सेल्स के बीच की जगह में। सेल्स के बीच की उस जगह को इंटरस्टिशियम कहते हैं। ये स्किन सेल्स के बीच मोटार और सीमेंट की तरह काम करता है, जो चीज़ को पंप और इलास्टिक रखता है। जब कोई सीवियरली डिहाइड्रेटेड होता है तो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको चलाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको चलाने के लिए जो पानी होता है वो इंटरस्टिशियम से हमारा बॉडी चुराने लग पड़ता है। तो स्किन पिंच टेस्ट लिटरली ये चेक कर रहा है कि इंटरस्टिशियम कितना सूख गया है। एक हेल्दी इंसान की पेट की स्किन को पिंच करने के लिए वो तुरंत वापस चली जाती है, लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन में स्किन अपनी इलास्टिसिटी खो देता है। पिंच करने पर वो बहुत ही धीरे रिट्रैक्ट होगा, 2 सेकंड से ज़्यादा वक्त लेगा। ये टेंट की तरह दिखेगा। इसके अलावा टंग बिल्कुल सूख जाती है। बच्चों में हम इंटीरियर फॉन्टेनेल चेक करते हैं। टंगन फॉन्टेनेल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये बताता है कि इन्फेंट के ब्रेन से फ्लूइड वॉल्यूम कम हो चुका है। अब हम जानते हैं अगर ORS पैकेट ना हो हमारे पास तो क्या करें। पहली बात तो हमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस यानी कि शुगरी ड्रिंक्स, जूसेस, सोडा, कोक, ये सब उस टाइम पे बच्चे को नहीं देने हैं जिनमें सिंपल कार्ब्स हैं, क्योंकि ये ऑस्मोटिक डायरिया करा देंगी और उल्टा हमारी कंडीशन को और ज़्यादा वर्सन कर देंगी। अगर पैकेट नहीं है तो आपको ऐसे फ्लूइड चाहिए जिनमें थोड़ा नमक और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हों, ना कि सिंपल शुगर्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे क्या? पानी जिसमें कोई सीरियल पका हो, जैसे राइस वाटर, बहुत अच्छा होता है क्योंकि स्टार्च धीरे धीरे टूटता है और गट में सडन शुगर स्पाइक नहीं होने देता। अनसॉल्टेड सूप्स, योगर्ट ड्रिंक्स, कर्ड, ग्रीन कोकोनट वाटर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें नमक सही से मिलाना बहुत ज़रूरी है, 3 ग्राम पर लीटर। अगर पेंट्री में कुछ भी ना हो, ये सब चीज़ें भी ना हो, तो एक सिंपल होममेड मिक्सचर है। 1 लेवल टीस्पून नमक और 6 लेवल टीस्पून चीनी 1 लीटर पानी में घोल दें। 1 नमक और 6 चीनी, ये सही रेशो है और जब तक प्रॉपर ORS ना मिले तब तक ये काम कर सकता। लेकिन सही फ्लूइड मिलना सिर्फ आधी जंग है। अगर बच्चा सीवियरली बीमार है तो उसकी बॉडी सब कुछ रिजेक्ट कर देती है। गैग रिफ्लेक्स बहुत सेंसिटिव होता है। एक मिजरेबल और नॉशियस पेशेंट को ये बैलेंस्ड फ्लूइड कैसे पिलाए जाएं, इसकी स्ट्रैटेजी एक्सट्रीम पेशेंस का इम्तिहान है। आप किसी डिहाइड्रेटेड टॉडलर के हाथ में ORS की बोतल देकर उम्मीद नहीं कर सकते कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो उसे उलट देगा। एक गल्पिंग यानी एक साथ पीने से स्टमक फूल जाता है, जो ब्रेन को वॉमिटिंग ट्रिगर करने का सिग्नल भेजता है। डिलीवरी पेसिंग के लिए एज बेस्ड रूल है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर लूज टूल के बाद 50 से 100 ml फ्लूइड देना चाहिए, लेकिन तरीका बहुत ही धीमा होना चाहिए। 1 से 2 मिनट में सिर्फ 1 टीस्पून। ये बहुत ही एगोनाइजिंगली स्लो है। जब आप बच्चे के लिए डरे हुए हैं, पर ये फिजियोलॉजिकली ज़रूरी है, आप पानी को स्टमक से ट्रिकल करके इंटेस्टाइन में जाने दे रहे हैं बिना अलार्म बेल्स बजाए। और बड़े बच्चों के लिए 2 से 10 साल के बच्चों के लिए वॉल्यूम से 200 ml कर देते हैं और वो कब से फ्रिक्वेंट सिप ले सकते हैं। पर एक बड़ा हर्डल है। तब क्या हो जब बच्चे उल्टी कर दें? पेरेंट्स अक्सर पैनिक में
थेरेपी बंद कर देते हैं, जो सबसे गलत रिएक्शन है। अगर बच्चे उल्टी कर दें तो घबराएं नहीं, रुके नहीं, 10 मिनट का इंतज़ार करें। पर 10 मिनट का इंतज़ार क्यों? क्योंकि ये स्टमक के मसल्स को रिलैक्स होने का वक्त देता है। उसके बाद फिर से शुरू करें, पर पहले से भी धीरे। 1 टीस्पून पर मिनट से भी धीरे। हर 2 से 3 मिनट में 1 स्पून दें। इंटेस्टाइन्स बहुत एफिशिएंट है, वो फ्लूइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं अगर आप इतने धीरे पिलाएं। अगर हमारा बच्चा डिहाइड्रेटेड है, नॉट सिवियरली डिहाइड्रेटेड बट डिहाइड्रेटेड है, तो उसमें हमें विद इन 4 आवर्स 75 ml पर केजी एक बच्चे को फ्लूइड्स देने होते हैं। अगर हमें बच्चे का वज़न नहीं पता है तो एज के हिसाब से भी हम ORS दे सकते हैं, जैसे कि 4 महीने से कम के बच्चे को 200 से 400 ml, 4 से 12 महीने के बच्चे को 400 से 700 ml और 1 से 2 साल के बच्चों के लिए 700 से 900 ml और 2 से 5 साल के बच्चे के लिए 900 से 1400 ml। ORS के पैकेट से ORS कैसे बनाएं? सबसे पहले हाथ अच्छे से धो लें, फिर 1 लीटर साफ़ पानी लें और पूरा ORS का पैकेट उसमें डाल दो। अच्छे से खोलो जब तक पाउडर कम्प्लीटली मिक्स ना हो जाए। बना हुआ ORS 24 घंटे के अंदर यूज़ करें और उसके बाद बचा हुआ ORS फेंक दें। ज़रूरी बातें, ORS बनने के बाद उसे मत उबालो, उसमें एक्स्ट्रा चीनी या नमक मत डालो और पैकेट जितने पानी के लिए हो उतने ही पानी में मिलाओ। यूजुअली 1 लीटर का पैकेट हमारे पास होते हैं। लूज़ मोशंस में ब्रेस्ट फीडिंग और नॉर्मल खाना कंटिन्यू रखो।